Hello and welcome to JK Civil Service once again. Today in this lecture 5 of the JK PSI Geography Crash Course, we are going to discuss about climate and factors affecting climate and world climatic regions. बहुत ही important जो है टॉपिक है, तो अक्सर बेशतर जो है इस टॉपिक से जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वी आर इन द मिडल ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमने पहले एटमॉस्फेयर या फिर प्रेशर बेल्ट्स या फिर विंड्स को डिस्कस किया. तो फिर आज उसी कड़ी का जो है अगला टॉपिक है क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स. तो चलिए एज यूजुअल जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो जिसमें पहले आता है क्लाइमेट और जो है क्लाइमेट के बारे में, यानी कि इसमें हम इस वाले चैप्टर में हम जो है इस वाले वीडियो में हम क्लाइमेट और उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो क्लाइमेट पे जाने से पहले हम पहले वेदर और क्लाइमेट में जो है फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे, जिनको अक्सर बेशतर सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, ऑल्दो दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर सिनोनिमसली यूज्ड, बट दे आर ऑल टुगेदर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स जिनकी एक छोटी सी बेसिक डिफरेंस है. तो चलिए पहले वेदर को देखते हैं कि वेदर क्या होता है. वेदर की जब हम बात करते हैं, वी से दैट इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. कि किसी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे. एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आएंगे कि धूप है, बादल है, बारिश है, बर्फ़ है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड्स कैसे हैं, क्या है. तो उनको हम जनरली किसी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर वर्ड है तो जो की वर्ड जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी जगह के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, तो उसको हम वेदर कहते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, इस टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके अगर आप बाहर खिड़की की तरफ जो है देखोगे, तो बाहर आपको जो दिखेगा वो वेदर ही है. दैट किसी पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, धूप है, छाँव है, बादल है, बारिश है, ये सब जो है एटमॉस्फेरिक जो है फीचर्स है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, तो उसको हम जो है वेदर कहते हैं. यहाँ पे जो है कोई खास जो है बात याद रखने के लिए है, वो ये है कि टाइम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तभी इसमें टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. वो हम आगे जाके जानेंगे कि कैसे इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस होती है. और जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे, किसी जगह पर, अगेन ए प्लेस, किसी जगह पर ऐसे वेदर ने ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से 30 ईयर्स कि किसी जगह पे यही वेदर कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल इस वेदर का बिहेवियर जो है पिछले 30 सालों में कैसा रहा है. एक जनरल जो है हम देखते हैं कि किसी जगह पे वेदर ने कैसे बिहेव किया है. गोया वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, दैट मीन्स क्या वहाँ पे टेम्परेचर कैसे बिहेव करता है, कम होता है या ज़्यादा होता है. ऑन एन एवरेज हम इन चीज़ों की एवरेज देखते हैं. रेनफॉल कितना हो गया है, टेम्परेचर कितना होता है, सनलाइट कितनी देर तक होती है, इसी तरह या ह्यूमिडिटी कितनी रहती है. तो ये सब चीज़ें जो है, या बर्फ़बारी कितनी होती है, या ये जो है माइनस टेम्परेचर अगर जाता है तो कितना जाता है. तो जैसे आप दुनिया भर में क्लाइमेट देखते हो, कहीं पे ज़्यादा सर्दी होती है माइनस के करीब, अपनी स्टेट में अगर देखोगे, लॉन्गर जो है टर्म में अगर देखोगे, अपनी कंट्री में देखोगे, या ओवरऑल कॉन्टिनेंट लेवल पे देखोगे, तो हर किसी जगह का क्लाइमेट जो है अलग अलग होता है. और वो क्लाइमेट किस चीज़ से जो है डिफाइन होता है कि उस जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस पिछले 30 सालों में कैसी रही है, तो कैसे बिहेव किया है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ने, वेदर कंडीशन ने कैसा जो है बिहेव किया है ऑन एन एवरेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है वेदर और क्लाइमेट में, यानी कि यहाँ पे वेदर में एट ए पर्टिकुलर टाइम पूछा जाता है, और जबकि क्लाइमेट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वेदर में पर्टिकुलर टाइम का देखा जाता है जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट में जो है यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट थोड़ा बढ़ा के है, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. यहाँ पे हमारा यूनिट जो है उस टाइम का जिस टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा यूनिट जो है फॉर दैट वी हैव ऑलमोस्ट 30 ईयर्स टाइम किसी जगह का क्लाइमेट जो है डिफाइन करने के लिए, किसी जगह का जो क्लाइमेट जो है समझने के लिए हमें 30 सालों तक एवरेज वेदर कंडीशंस क्या रही हैं उस जगह पे, तो उसको हम जो है क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. अब ये जो आप टीवी पे देखते भी होंगे, जब न्यूज़ होती है या वेदर बुलेटिन होती है या वेदर अपडेट होते हैं, या लीगल मेट्रोलॉजी वाले जो हमें क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स देते रहते हैं. वो क्या देते हैं, वो क्लाइमेट की प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, बल्कि वो वेदर की प्रिडिक्शन देते हैं कि आज जो है आज बारिश होगी 3 बजे के बाद, बर्फ़बारी होने का इम्कान है शाम को, सुबह को, या विंड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, तो इस दिन से इस दिन तक जो है वेदर जो है उबर आलूद रहेगा, बर्फ़ पड़ेगी, बारिश होगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेदर. तभी ये अब ये जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग
विद टाइम, जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो सुबह 10 बजे होगा शाम को 10 बजे वो नहीं होगा, जो सुबह 11 बजे होगा नॉट नेसेसरी कि शाम को 11 बजे भी वही जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी, तो तभी हम इसको एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो है ये एक जैसा होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है बिहेवियर देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना जाता है, ऑन एन एवरेज समर सीजन में टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ऑन एन एवरेज विंटर में कितना माइनस चला जाता है, ऑन एन एवरेज जो है कितनी बारिश होती है किसी जगह पे। एंड दैट इज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, जिसको हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। दिस ऑल वॉज जो है फ्रेशर्स के लिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी क्लाइमेट की बात करते हैं कि इस क्लाइमेट पे जो है किन फैक्टर्स का जो है इन पर असर रहता है, या कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस क्लाइमेट को जो है डिटरमाइन करते हैं, जो इस पे असर अपना डालते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो है वो लैटिट्यूड आता है। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि व्हाट आर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर द लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे बड़ा लैटिट्यूड अगर है वो इक्वेटर का है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड कैसे हम डिफाइन करेंगे, आपको पता ही है कि जो है डिस्कस किया है कि सन जो है विद इन द ट्रॉपिक्स मूव करता है, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये मूव करता रहता है, यानी कि सन की रेज जो है इन लैटिट्यूड्स तक डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बियॉन्ड है पोल्स की तरफ, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में बियॉन्ड पड़ती है, वो स्लांटिंग पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है, डायरेक्टली नहीं पड़ती है। डायरेक्ट रेज की ये खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो उनमें जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मैग्नीट्यूड उनमें ज़्यादा होता है गर्मी का, वो ज़्यादा गर्म कर पाती है। और स्लांटिंग जो है उनको जो है उनमें इतनी शिद्दत नहीं होती, मैग्नीट्यूड नहीं इतना होता कि वो उस जगह को उतना गर्म कर सके, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स बिकॉज द सन's rays are dispersed over a longer area of land as one moves away from equator। कि जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल्स की तरफ उतना जो है लैटिट्यूड में जो है इंक्रीज होती ही उतना जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। दैट इज़ बिकॉज कि सन की रेज जो है अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद भी पड़ती है, लेकिन वहाँ से लेकर जो है पोल्स तक वो लाइट जो है वो स्लांटिंग पड़ती है। अगर ये डायरेक्ट पड़ती है तो ये स्लांटिंग पड़ती है। दैट मीन्स इस फिगर में अगर हम देखेंगे, ठीक है, इस फिगर में अगर हम देखेंगे कि होता क्या है, तो वन सेक, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो आप देख पाते हो कि इसमें जो रेज पड़ती है इतना एरिया इसको जो है गर्म करना पड़ता है, या इतना एरिया इसको जो है इसका गर्म होता है। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है कि एज कम्पेयर टू दीज आर द डायरेक्ट रेज एंड दीज आर द स्लांटिंग रेज। स्लांटिंग रेज जो होती है मतलब टेढ़ी रेज जो होती है, अर्थ के कर्वेचर की वजह से रेज एक जैसी होती है, लेकिन कर्वेचर की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से जो है कहीं पे डायरेक्ट रेज पड़ती है और कहीं पे स्लांटिंग रेज पड़ती है। स्लांटिंग रेज में क्या होता है, स्लांटिंग रेज में होता ये है कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट रेज पड़ती है स्लांटिंग रेज में जो है इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, यानी कि ये रेज जो है ज़्यादा एरिया पर पड़ती है लेकिन शिद्दत कम होती है, जबकि डायरेक्ट रेज है छोटे एरिया पर पड़ती है जिसको वो गर्म कर पाती है। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जब आप टॉर्च लेते हो हाथ में अगर लोगे, जितना आप दीवार के पास रखोगे, ठीक है, जितना आप दीवार के पास रखोगे टॉर्च, तो कम ही एरिया पर लाइट पड़ेगी लेकिन ज़्यादा, कम ही एरिया पर लाइट पड़ेगी लेकिन ब्राइट लाइट होगी। जितना आप टॉर्च को पीछे पीछे लेते जाओगे एरिया यहाँ से बढ़ेगा लेकिन उतनी ब्राइटनेस जो है नहीं जो है पाई जाएगी। दैट मीन्स जब छोटे एरिया पर लाइट पड़ती है तो बहुत शिद्दत के साथ पड़ती है, जब वो ज़्यादा डिस्टेंस को जो कवर करनी पड़ती है लाइट को तो वो डिस्पोर्स हो जाती है एटमॉस्फेयर, वो एब्जॉर्प्शन उसमें होती है, तो जिसकी वजह से जो है उनमें उतनी शिद्दत नहीं होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ से जब शॉर्टेस्ट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होती है एटमॉस्फेयर की, तो कम ही एरिया पे ये ज़्यादा फोकस करती है एज़ कम्पेयर टू द सन's रेज आउटसाइड द विच फॉल आउटसाइड द ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसमें जो है इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है जिस दौरान मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, और ये लॉन्गर जो है एरिया को इसको ये करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम शिद्दत होती है टेम्परेचर। वरना सन की रेत एक जैसी पड़ती है इक्वेटर पे भी और एक जैसी पड़ती है पोल्स पे या एक जैसी पड़ती है ट्रॉपिक्स पे, बट कर्वेचर की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से कहीं पे वो स्लांटिंग बनती है, कहीं पे वो जो है डायरेक्ट बनती है। और इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि विद इन द ट्रॉपिक सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तभी हम इसको टॉरिड जोन कहते हैं, यानी कि ये जोन जो है
इसमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज द सन की जो रेज़ हैं वो इस एरिया में डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो गया जो किसी जगह का क्लाइमेट जो है उसको इफेक्ट करता है या डिटरमिन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब हम देखेंगे तो ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे। ऑल्टीट्यूड इन सिंपल सेंस मीन्स हाइट, कि किसी जगह पर हाइट के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाता है या क्लाइमेट जो है कैसे चेंज हो पाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीजिंग हाइट जो आपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा जब हमने नॉर्मल लैप्स रेट की बात की कि विद हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेज और सिंपली द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो उसका मतलब है कि अर्थ की सरफेस के साथ जो एरियाज होंगे वो ज़्यादा वार्म होंगे दैन द प्लेसेस हायर इन दैन जो उससे आगे जो जगह होंगी। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था जब हमने क्लाइमेटोलॉजी का पहला लेक्चर बताया था कि अर्थ जो है ये सन की रेज से सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होती है। एटमॉस्फेयर जो है ये सन की रेज से गर्म नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन की रेज से ये गर्म नहीं होती है बल्कि ये अर्थ की रेज से ये एटमॉस्फेयर गर्म होता है। सन की रेज पड़ी उससे एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होती है, उससे जो है टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता है, बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो जब अर्थ इन रेज को एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसी से ये एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। गो दैट मीन्स एटमॉस्फेयर अगर हीट होता है तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, यानी कि अर्थ की रेडिएशन से गर्म होता है, न कि सोलर रेडिएशन से। अब सीधी सी बात है, अर्थ के सरफेस के साथ जो जगह होंगी तो वो ज़्यादा गर्म होंगी और अर्थ के इस सरफेस से जो हायर जो होंगे जगह होंगी वो जो है उतनी ठंडी होगी। दैट इज़ वाई वी से द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तभी हम जो है समर्स में हिल स्टेशन पे जाते हैं पिकनिक के लिए, क्योंकि वो जगह जो है अल्टीट्यूड में जो है ऊपर लोकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस जो नीचे होती हैं हाइट में, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि अगर हम आपने ये कहीं पे पढ़ा होगा सुना होगा कि इक्वेटर पे भी कभी बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे अगर सन जो है, लेकिन अगर लैटिट्यूड्स के हिसाब से देखेंगे तो लैटिट्यूड के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना है, तो फिर बर्फ़ कैसे होगी? बिकॉज अर्थ पे भी इस इक्वेटर पे भी अगर कोई जगह हाइट में ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बर्फ़ हो सकती है। एग्जांपल अगर आप सुनना चाहोगे तो वो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है, कीनिया में। किलिमंजारो जो इक्वेटर पे लोकेटेड है लेकिन हाइट में ऊपर है, जिसकी वजह से उसमें बर्फ़ पड़ सकती है। सो ओनली लैटिट्यूड डज नॉट इफेक्ट क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड भी जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। एंड बिकॉज एटमॉस्फेयर gets heated by the terrestrial radiation, not by the solar radiation. So when we go up in the height, the temperature decreases. और जो जगहें जो है हाइट में ऊपर होती है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम पाया जाता है। बेसिक वजह इसकी यही है कि हीट सोर्स जो जहाँ पे अर्थ है तो हम इस हीट सोर्स से दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी कमरे में आपने जो है कोई हीट सोर्स लगा दिया हो आज के इस सर्दी में, फॉर एग्जांपल बुखारी वगैरह लगा दी हो, तो उस बुखारी के सामने जितना आप बैठोगे, नज़दीक बैठोगे, उतना आपको गर्मी होगी और उस बुखारी से दूर आप जितना रहोगे उतना आपको सर्दी फील होगी। बिकॉज यहाँ पे जो हीट सोर्स की बात हो रही है हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता है बल्कि वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रिवेलिंग विंड्स, किसी जगह पर किस टाइप की विंड चल रही है, ठीक है। जब भी बर्फ़ होती है फिर अगर धूप भी निकलती है तो जमी हुई बर्फ़ के ऊपर से अगर हवाएं चलती हैं तो वो ठंडी होती है। वो क्यों? बिकॉज दे ब्लो ओवर ए कोल्ड सरफेस, एक कोल्ड सरफेस के ऊपर से ब्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है ये नेचर में ठंडी होती है। और वो विंड्स जो किसी गर्म सरफेस के ऊपर से ब्लो करती हैं तो वो नेचर में जो है गर्म होती है, ठीक है। अगेन इसी मौसम के रिलेटेड मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जब भी कोई बीमार होता है, या रिसेंट जो है कोविड पेंडेमिक में क्या हुआ कि डॉक्टर्स बोलते थे कि आप जो है स्टीम लिया करो जो है, तो उससे क्या होगा कि पानी से उठने वाला जो वेपर होगा तो वो हमारे जो है नोज़ से या मुंह से अंदर चला जाएगा। बिकॉज नेचर से वो जो हवाएं हैं वो वेपर जो है वो गर्म पानी से उठकर आई है, तो नेचर में वो गर्म है जो हमें
जो है सर्दी से हमें बचाता है। इसी तरह कोई भी विंड अगर गर्म सरफेस से के ऊपर से ब्लो करती होगी तो वो नेचर से गर्म होंगी, और अगर वो विंड जो है कोल्ड सरफेस से ब्लो करती होंगी तो वो नेचर में कोल्ड होंगी। और किसी जगह पर जो है इनकी वजह से क्लाइमेट जो है वो मॉडिफाई होता है। और उन विंड्स में सिर्फ विंड्स नहीं आती है, ओशन करंट भी आते हैं। ओशन करंट्स हम अलग सेपरेट से एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ओशन करंट्स मीन जब पानी एक बड़ी तादाद में, एक बड़े अमाउंट में जो है एक जगह से दूसरी जगह विंड्स की तरह, विंड्स में जो है हवा चलती है, एंड इन ओशन करंट्स वाटर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन वाटर इज इन मोशन तो उसको मोशन करंट्स के नाम से कहते हैं। और यही ओशन करंट्स फॉर एग्जांपल अगर ये पोल से आती होंगी, ये ओशन करंट यानी पानी का बहाव जो है पोल से आता होगा, तो दैट मीन्स बाय नेचर वो कैसी होंगी, बाय नेचर वो कोल्ड होंगी। दैट इज वाई वी से दिस इज अ कोल्ड करंट। इक्वेटर से पानी का बहाव यहाँ जाएगा तो हम कहते हैं कि ये वार्म करंट है। वाई? बिकॉज बाय नेचर दिस इज ए वार्म करंट, क्योंकि वार्म एरिया से आई है। सिंपल वर्ड्स में यही याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। बोथ ओशन करंट्स एंड विंड्स अफेक्ट टेम्परेचर बाय ट्रांसपोर्टिंग दियर हीट और कोल्डनेस इनटू एडजेसेंट रीजन्स। वही तो मैं बोल रहा था, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, लोकल विंड लाइक चिनूक, सनो ईटर, कोल्ड करंट्स। जो लास्ट वाले चैप्टर में भी मैंने बोला था कि विंटर में अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, या इस लेक्चर को देखते देखते भी अगर जो है आप वेदर अपडेट देखोगे, आपको जो है सोनम लोटस साहब बोलेंगे कि फलानी डेट को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब ये वेस्ट से आने वाली हवाएं होती है, क्योंकि आई ऑलरेडी सेड दैट विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ऑरिजिन। तो ये वेस्ट से आ रही है, इसका मतलब है तभी इनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन सी से ब्लो करती है, वहाँ से जो है ठंडी जो है अपने साथ लाती है, ठंड लाती है, कोल्डनेस लाती है, जिसकी वजह से ये जो है इंडिया में घुस जाते हैं और यहाँ पे इनको हिमालयाज मिलते हैं। लास्ट चैप्टर में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था। तो हिमालयाज इनको कश्मीर की तरफ या नॉर्थ इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, तो अपने साथ मॉइस्चर लाया होता है, कोल्डनेस लाया होता है, जिसकी वजह से ये सारा मॉइस्चर यहीं पे शेड करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फबारी होती है। एंड वाई दे आर कॉल्ड एज डिस्टर्बेंस, बेसिकली दे आर द कोल्ड विंड्स। ये कोल्ड विंड्स होती हैं जो किसी कोल्ड एरिया से ब्लो करती हैं और अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती हैं क्या, ये अपने कोल्डनेस साथ लाती है या हीटनेस साथ लाती है। अब जो है विंड्स में आपने, लोकल विंड्स में आपने बहुत सारे लोकल विंड्स का जो है नाम सुना होगा। कभी कभी पढ़ने के दौरान आपने मतलब ये देखा होगा कि ये क्या बोलता है कि जो है वार्म विंड है ये, या कोल्ड विंड है ये। इसका मतलब है कि ये वार्म विंड है बाय नेचर, इसमें जो है हीट होगी। कोल्ड विंड मीन्स जो है जिसमें इसमें जो है कोल्डनेस होगी। तो यही फॉर एग्जाम्पल चिनूक आपने सुनी, इसको स्नो ईटर कहते हैं कि ये स्नो को जैसे खा जाती है। इसका मतलब ये इतने गर्म होती है कि ये स्नो को खा जाती है। तो इसी गर्मी की वजह से ही किसी जगह का क्लाइमेट जो है वो मॉडिफाई करता है। इसी तरह कहीं किसी जगह से कोल्ड ओशन करंट्स ब्लो करते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। गल्फ स्ट्रीम एक ऐसी कोल्ड स्ट्रीम है या वार्म ये जो है करंट है, तो जिसकी वजह से जिसके एरिया में, इसके रास्ते में जो एरियाज आएंगे वो साइमल्टेनियसली या तो गर्म हो जाएंगे या कोल्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह की बात करेंगे तो इसके जो है रास्ते में, इस कोल्ड करंट के रास्ते में जो जो एरियाज आएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये तो इनका क्लाइमेट जो है वो मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट करंट, वेदर इट इज़ कोल्ड करंट और वेदर इट इज़ एन जो है ये कोई वार्म करंट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या जिसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी के नाम से जानते हैं कि कोई जगह समंदर से कितनी दूर लोकेटेड होती है। उससे क्या होगा, हमने बारहा पढ़ा है कि सन की रेज जो है वो एक ही जो है टाइप का असर नहीं होता है उसका लैंड पे और पानी पे, बल्कि लैंड जल्दी जल्दी गर्म होती है, जल्दी जल्दी सर्द भी होती है, जबकि वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म भी होता है और आहिस्ता आहिस्ता सर्द भी होता है। और अगर हम विंटर की बात करेंगे तो वाटर सरफेस जो है वो एज कम्पेयर टू लैंड सरफेस, वो टेम्परेचर में जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लैंड सरफेस। अब इसी सी के नज़दीक जो जगह होंगी उनका मौसम जो है उसी हिसाब से होता होगा। लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर दैन द सी, देयरफॉर कोस्टल एरियाज हैव अ लोअर टेम्परेचर रेंज दैन दोज इन लैंड। क्योंकि ये जल्दी जल्दी गर्म होती है और जल्दी जल्दी ठंडी होती है, इसका मतलब है टेम्परेचर का रेंज ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल दिन में 40 डिग्री सेल्सियस चला गया और रात में फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो रेंज ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है वाटर का रेंज, तो इसमें अगर दिन में 35 चला गया तो रात को इतना डाउन भी नहीं होता है, तो 30-25 तक जाएगा, इसमें इतना रेंज नहीं होता है। तो इस रेंज की वजह से समंदर की दूरी को हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। और
वैसा ही उन जगहों पे असर पड़ता है कि जो समंदर के कोस्ट से उतने दूर या नज़दीक होंगे। ये सब आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा, डे टू डे लाइफ में आप ये एग्जाम्पल्स कोट भी करते होंगे, बट यू नीड टू सिंपली कोरिलेट द थिंग्स। आपको सिर्फ कोरिलेट करना है इन चीज़ों को, बाकी आपने सब पता है, आपने सब जाना है, आपको आपने सब जो है समझ लिया है, बट सिर्फ रिलेट करने की जो है बात है, ठीक है। ऑन द coast winters are mild, the summers are cool, in inland areas temperatures are high in summer and cold in winter, क्योंकि पानी जो है वो मॉडरेट इफेक्ट डालता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। कोस्टल एरियाज प्रेफर्ड एज पिकनिक स्पॉट्स, तभी जो है कोस्टल एरियाज को विंटर में या समर में अकॉर्डिंगली पिकनिक स्पॉट्स जो है प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और अब इन फैक्टर्स में सबसे लास्ट फैक्टर जो है वो है स्लोप का, कि स्लोप से भी किसी जगह का क्लाइमेट जो है वो डिटरमिन होता है। वो कैसे, इस डायग्राम को देखिए, सन से आने वाली जो रेज है वो इस वाले स्लोप पे भी पड़ती है, इस वाले स्लोप पे नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हो कि इस स्लोप पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, इस वाले स्लोप पे वो कम होगा। धूप छाँव का खेल जो है कि कहीं पे शेडोज़ बनती हैं तो वहाँ पे ठंडी होती है, तो कहीं पे शेडोज़ नहीं बनती हैं तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। आप जब भी क्रिकेट मैच खेलते हैं या कोई भी कसरत वाला काम करते हैं तो थकने के बाद आप किसी धूप से दूर जाते हैं, छाँव में बैठते हैं, वो क्या होता है, बिकॉज उस जगह पर सन की रोशनी नहीं पड़ पाती है, नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वो कोल्डर होते हैं, वो कूलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्लोप फेसिंग सन। वो उस स्लोप से जो है वो एरियाज उस एरिया से कूलर होते हैं जिस स्लोप पर, जिन एरिया पर सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। फॉर एग्जांपल इफ वी से इन दिस एग्जांपल, ये सन है, इसकी रेज इस वाले साइड पे डायरेक्ट पड़ती है, इस वाले साइड पे इसकी रेज नहीं पड़ती है, जिसको हम जो है शेडो एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे शेडोज बनती हैं तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, का सिंपल सा जो है बेसिक सी एग्जांपल है। सो दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। उसमें हमने पहले पढ़ा लैटिट्यूड, कि सन की रोशनी जो है लैटिट्यूड्स तक डायरेक्ट पड़ती है, उसके बाद जो है स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, वो ज़्यादा एरिया तक पड़ती है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है गर्मी जो है कम होती है। उसके बाद अल्टीट्यूड पढ़ा हमने, या सिंपली हाइट पढ़ा हमने, कि जितना हम हाइट से ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द नॉर्मल रैप्स रेट। और सिंपल इन लेमन लैंग्वेज हम ये कहेंगे कि अर्थ जो एटमॉस्फेयर जो है वो सन की रेडिएशन से नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, अर्थ की रेडिएशन जो है उससे गर्म होता है, और जितना हम गर्मी के सोर्स से ऊपर जाएंगे उतना जो है टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसके बाद प्रिवेलिंग विंड्स की कौन सी जगह विंड्स किस वाले विंड्स के, किस नेचर के विंड्स के रास्ते में आती हैं, तो उसका वो ऑल टुगेदर उसका इफेक्ट पड़ेगा, हीट ट्रांसफ़र करेंगे या जो है कोल्डनेस ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद समंदर से दूरी, जिसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी के नाम से जानते हैं, कि समंदर से कोई जगह कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है, वो भी उस जगह पर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट डालती है, ठीक है। और उसके बाद स्लोप का, कि जिस स्लोप की हम बात कर रहे हैं, जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, गोया वो एरियाज़ जो है सन की रोशनी उन पर डायरेक्ट पड़ती है या शेडो एरिया उन पर होता है, जिसको हम स्लोप और एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। सो दीज वर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट। काफ़ी सिंपल से बेसिक से कंसेप्ट हैं, लेकिन मैंने बार बार ये बोला है, वंस एंड अगेन जो है बताता रहता हूँ कि हर किसी कंसेप्ट की बुनियाद जो होती है, बड़े कंसेप्ट की बुनियाद जो होती है, वो इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे, बेसिक्स पे जो है वो टिकी हुई होती है। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करोगे या लाइटली लोगे तो ये कभी कभी आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकते हैं या आपको फंसा सकते हैं, लेकिन मैं वो होने नहीं दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड क्लाइमेट्स के बारे में जान देंगे कि इसी क्लाइमेट के टाइप पे किसी जगह को किस क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है, या वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, की किसी जगह का रेनफॉल कितना है, किसी जगह ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है, किसी जगह पे इसी तरह जो है कितना माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, कितना होता है, रेनफॉल कितनी होती है, प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, बर्फ़ होती है, बारिश होती है, धूप होती है। तो इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन है, जिनसे अक्सर बेशतर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हीं चंद टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जिनको हम कहते हैं कि जो इक्वेटर के आसपास 5 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ जो है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से 10 डिग्री साउथ और बीच में इक्वेटर, तो ये वो फॉरेस्ट्स हैं जो इस वाले एरिया में, ये ना क्लाइमेट है जो इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। इनको हम
इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं। तो इस क्लाइमेट टाइप की क्या खासियत होती है? इसमें खासियत ये होती है कि इसमें रेनफॉल जो है 250 सेंटीमीटर जो होती है एवरेज रेनफॉल साल की, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है। 250 रेनफॉल क्यों होती है? क्योंकि जितनी जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवापोरेशन होगी, जितनी इवापोरेशन होगी उतनी फिर कंडेंसेशन होगी, और उसमें अगर धूप भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो बारिश भी ज़्यादा होती है। दैट इज़ यहाँ वाई कि यहाँ पे जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है। आप मतलब इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाओगे कि इक्वेटर जो है इस पर ज़्यादा जो है ज़्यादा धूप ही होती है, बट जितनी ज़्यादा गर्मी भी होगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी, जितनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी उतनी कंडेंसेशन होगी, और उतना जो है बारिश भी उसी हिसाब से होगी। इसको हम कन्वेक्शन रेनफॉल कहेंगे, कि जो कन्वेक्शन करंट से बनते हैं कि सन की रेज अर्थ पर पड़ गई तो वार्म एयर जो है राइज करेगा, ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा, फिर वो कंडेंसेशन से जो है बारिश हो जाएगी। इनको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, या इस टाइप के रेनफॉल को हम कन्वेक्शन रेनफॉल जो है कहते हैं। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिनको हम सेल्वास कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्वास। उसके लिए आपका सेल्वास का जानना बहुत ज़रूरी है, या सेल्वास फॉरेस्ट में टेम्परेचर इतना होता है, रेनफॉल इतनी होती है। तो आपको ये जो है याद रखना ज़रूरी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को ही इक्वेटोरियल जो है टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है, और उन्हीं को सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन इनकी 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है। इनको हम जो है इन वाले एरियाज़ में डेंस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। एवरग्रीन वेजिटेशन आपने जो है पढ़ा ही होगा कि एवरग्रीन वेजिटेशन मीन्स ये फॉरेस्ट जो है ये साल के किसी भी टाइम पे जो है ये एवरग्रीन पाए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्लांट हमेशा जो है साल भर एवरग्रीन रहता है, बल्कि इसमें इतने सारे स्पीशीज़ होते हैं कि अगर कोई जो है टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो है प्लांट स्पीशीज़ अगर वो अपनी लीव्स शेड भी करते हैं, तो लेकिन दूसरा यहाँ से जो है स्पीशीज़ तैयार होती है कि जिसपे ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं। सो साल का ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि जहाँ पर जिस टाइम पे ये जो फॉरेस्ट है ये हमें ग्रीन ना दिखाई दे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट। डेंसिटी में बहुत होती है, डाइवर्सिटी बहुत होती है, तभी हम इनको एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पिछले एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स जो है पूछे जाते हैं कि डोलड्रम जो है वो हम किनको कहते हैं। डोलड्रम्स मीन्स जहाँ पर उतनी उथल पुथल नहीं होती है, सिंपल कामनेस जहाँ पे होती है, कामनेस जहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर अगर हो गया तो वहाँ से ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा। तो हाई प्रेशर से यहाँ से विंड्स आती हैं, यहाँ से विंड्स आती हैं, वाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स द राइट एंड वाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये बराबर इक्वेटर तक पहुँच के ही डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ दूरी पहले ही ये डिफ्लेक्ट होते हैं। और ये जो छोटा सा जोन होता है इसको हम डोलड्रम्स कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ कामनेस। हम यूजुअली जिसकी लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं होती है, जिसकी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, वो अक्सर जो है कभी कभी ये फ्रेज़ भी बोलता है दैट माई लाइफ इज़ इन डोलड्रम्स, यानी कि मेरी लाइफ में आज कुछ खास नहीं हो रहा है, क्योंकि डोलड्रम्स मीन्स कामनेस। जहाँ जो लाइफ जो है ये जोन जो होता है वो काम होती है, उसमें ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखेंगे उसमें अमेज़ॉन फॉरेस्ट्स आएंगे, अमेज़ॉन बेसिन आएगा, इंडोनेशिया वगैरह के एरियाज़ आएंगे। तो ये नहीं आ सकते कि एग्जांपल्स बताइए किस क्लाइमेटिक रीजन में है, नहीं पूछा जा सकता। हालांकि पूछ भी सकते हैं, बट जो है अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, या आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसे एग्जांपल्स जो है पूछे गए हों। लेकिन अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं कभी, तो वो सिर्फ इसके रिलेटेड आएंगे, इसके रिलेटेड आएंगे, इसके रिलेटेड आएंगे, इन सब रिक्रूट्स के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे टाइप पे जाते हैं, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स। ये हालांकि जो है क्लाइमेटिक रीजन्स, फॉरेस्ट्स और सॉइल्स, या जिसको हम फॉरेस्ट के बदले वेजिटेशन के नाम, ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि किसी जगह क्लाइमेट कैसा होगा उसी टाइप के वहाँ पे वेजिटेशन पाई जाएगी, उसी टाइप के वहाँ पे सॉइल्स पाए जाएंगे, तभी यहाँ पे फॉरेस्ट्स का जिक्र भी होता रहता है। तो ये वो क्लाइमेटिक रीजन है, एक्चुअली दिस इज ये जो है क्लाइमेटिक रीजन एक है, ऑल इम्पॉर्टेंट एक क्लाइमेटिक रीजन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स में होता है। मानसून, जैसे कि हमने जो है छोटा मोटा लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मानसून्स आर द विंड्स जो सीज़न के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये वही एरियाज़ हैं, क्लाइमेटिक रीजन है, जहाँ पर मानसून विंड जो है ब्लो करते हैं। तो उनमें एवरेज रेनफॉल जो होती है 200 सेंटीमीटर एनुअली जो होती है। ये डिसिडुअस फॉरेस्ट्स होते हैं, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो एरियाज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो मानसून से जब आप देखोगे आपको सीधे पता चलेगा कि ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जहाँ से होता है, तभी इसमें एशिया वगैरह इंडिया की बात आती है। उसके बाद तीसरा
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर सावन्ना क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी सब्रिक्यूट है, ये भी सलवास की तरह पूछा जाता है और ये आपको वैसे भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम सूडन क्लाइमेट भी कहते हैं। इसमें रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर एनुअली पाई जाती है। अफ्रीका, ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल अमेरिका के एरियाज़ में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्लाइमेट टाइप है। ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के आसपास के एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे कि सेंट्रल चिली वगैरह है, मेडिटेरियन सी के आसपास एरियाज़ हैं, या 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न कोस्ट है उन्हीं में 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये मौसम पाया जाता है। इसमें एवरेज रेनफॉल 40 to 60 सेंटीमीटर्स होती है। विंटर रेनफॉल होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है इसकी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है विंटर रेनफॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो विंटर रेनफॉल जो है वो ज़्यादातर जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है इसका आंसर है। मेडिटेरियन क्लाइमेट के साथ और एक चीज़ जो है पूछी जाती है कि बताइए जी, साइट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें जो है ऑरेंज आता है, लेमन वगैरह आता है, तो वो या ऑलिव्स, ग्रेप वाइन या चीफ प्रोडक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। ये बताइए कि ये किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट की वेजिटेशन या फ्रूट्स पाए जाते हैं, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये जो है फ्रूट्स पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं या कल्टीवेशन होती है। बिकॉज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दोज रीजन। दैट इज़ वाई आई सेड कि क्लाइमेटिक रीजन्स सॉइल्स और वेजिटेशन टाइप्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तभी आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ा, यहाँ पे हमने रेनफॉल का पढ़ा, यहाँ पे हमने जो है सॉइल्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से जो फ्रूट्स वगैरह या कल्टीवेशन की क्रॉप्स की ज़्यादा होती है। तो साइट्रस फ्रूट्स और एसोसिएटेड विद मेडिटेरियन क्लाइमेट, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में आते देखा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ टाइगा क्लाइमेट। टाइगा मीन स्नो फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट्स हैं जिनमें कॉनिफरस, ये वो क्लाइमेट है जिसमें कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि वो नीडल लाइक लीव जिसमें होते हैं। दरअसल जो किसी टाइप पे वेजिटेशन जो होती है असल में उस जगह की वो एडेप्टेशन की वजह से वो वहाँ पे वो वेजिटेशन टाइप पाई जाती है। जैसे कि डेजर्ट्स में ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है, मोटे मोटे लीव्स वाले कैक्टस वगैरह जो आपने देखा ही होगा, उस टाइप की वेजिटेशन अलग अलग पाई जाती है, इसलिए क्योंकि वो नेचुरली अडेप्ट करते हैं वहाँ के क्लाइमेट में, ठीक है। तो इस वाले क्लाइमेट की क्या खास बात है कि एनुअल रेनफॉल इसमें 50 सेंटीमीटर से जो है कम पाया जाता है। एंड दिस इज़ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड एंड फार बेयरिंग एनिमल्स, यानी कि इस वाले टाइप में ज़्यादातर सॉफ्टवुड और फार बेयरिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। मैं इन चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये एक कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है याद आएगा। तो इसके बगैर भी ये सारे टाइप जो थे, इसके बगैर भी बहुत सारे टाइप्स जो है क्लाइमेट टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे चाइना टाइप क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन क्लाइमेट टाइप्स में से आता है जो हमने पढ़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वगैरह, तो इनमें यही आते हैं। इंडियन वेजिटेशन में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इस बारे में और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड आई होप दैट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फर्दर इन टाइप्स को अलग अलग पढ़ने के बाद आप सिंपली ये वाली डायग्राम जो है याद रखोगे, इस डायग्राम का माइंड में बनाओगे, दिमाग में इसको छाप दोगे, बिकॉज दिस डायग्राम जो है रिलेट में असर करती है वेजिटेशन और क्लाइमेट टाइप्स को। जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्लाइमेट और वेजिटेशन टाइप्स जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और इस डायग्राम को, एक ही डायग्राम को याद करने से आपको जो है मैक्सिमम जो क्लाइमेट टाइप्स और उनकी वेजिटेशन टाइप जो है वो आपको याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ को जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, यहाँ से आप देख पाओगे आर्टिक सर्कल है, ट्रॉपिकल कैंसर है, तो लैटिट्यूड्स के बेसिस पे, लोकेशन के बेस पे इनकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसका ईस्टर्न मार्जिन ये हुआ कि ईस्टर्न साइड से कॉन्टिनेंट्स के क्या पाया जाता है, वेस्ट साइड से क्या पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट या जिनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला टाइप क्लाइमेट का है, नीचे जो मेंशन किया गया है वो वेजिटेशन टाइप है। दिस ऑल इंपॉर्टेंट फिगर, इसको आपको किसी भी हाल में याद रखना ही रखना है। इसको आप याद रख पाओगे, माइंड में बना पाओगे। आई डोंट थिंक एंड आई बिलीव, आई एम श्योर कि इस टॉपिक के रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो तंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहला टाइप जो है वो हॉट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाई जाते हैं जिनको हम सेल्वास के नाम से भी जो है जानते हैं। तो ईस्ट मार्जिन पे मानसून टाइप ऑफ, तो इसमें मानसून फॉरेस्ट आ गए। तो क्लाइमेट टाइप जो बीच में आता है टेम्परेट वाले जोन में, तो वो स्वीडन टाइप हो गया, और उसमें जो वेजिटेशन टाइप पाई जाती है वो सावन्ना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इसी तरह लेफ्ट मार्जिन में, वेस्ट मार्जिन में जो हॉट डेजर्ट्स और उनकी डेजर्ट वेजिटेशन जो है पाई जाती है। इसी तरह चाइना टाइप क्लाइमेट में वेट फॉरेस्ट, इसी तरह स्टेपीज़ में स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, इसी तरह यहाँ से लॉरेशियन में मिक्सड फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो कॉन्टिनेंटल
सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबर टाइप में एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो ये सब क्लासिफिकेशन है वेजिटेशन और क्लाइमेट को रिलेट करने की। तो इस डायग्राम को याद रखने से आपको दो चीज़ें, साथ ही साथ लोकेशन का भी जो है एक आइडिया होगा। इसी तरह आर्टिक या पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स में टुंड्रा वेजिटेशन आती है, जैसे मोजस, लाइकन जैसे वेजिटेशन टाइप्स पाए जाते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर जो है एग्जाम में आते हैं तो वेजिटेशन टाइप्स जिनमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आते हैं। इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग अलग जो है कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेपीज़ यूरोप में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, लानोस साउथ अमेरिका में, प्रारीज नॉर्थ अमेरिका में। तो ये एग्जाम्पल्स आपको बुक्स पे जो है मिलेंगी, आपको सिर्फ उनको रिलेट करना है जो है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स किनको कहते हैं, इसी तरह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स किनको कहते हैं, जिनको सावन्ना के नाम से भी जानते हैं। तो क्लाइमेट टाइप और वेजिटेशन टाइप को आपको आपस में जो है को रिलेट करना है। दिस इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट फिगर जो किसी भी हाल में आपको याद रखनी है। आई गारंटी यू कि इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप ये डायग्राम याद कर पाओगे, समझ पाओगे, माइंड में बना पाओगे, तो जितनी ये डायग्राम आपको याद रहेगी उतना ये आगे आपको फ़ायदा देने वाली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।